बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रिकी भी हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 पास्कल इंटू सेकेंड बराबर होता है। देखिए ये बहुत ही भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पास्कल और सेकेंड की यूनिट किसकी है। ठीक है, तो अगर हम इसको एनालिसिस करेंगे तो ये यूनिट हमको पता चलेगी, ये श्यानता गुणांक का मात्रक होता है पास्कल इंटू सेकेंड, और ये होता है SI पद्धति में। SI पद्धति में मात्रक है ये पास्कल इंटू सेकेंड, इसका श्यानता गुणांक का। और इसी का CGS पद्धति में मात्रक होता है पॉइस। CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है पॉइस। इन दोनों का रिलेशन के बारे में यहाँ बात की जा रही है, यानी 1 पास्कल इंटू सेकेंड बराबर होगा किसके। तो आपके सामने ऑप्शन है 10⁵ डाइन पर सेकेंड जो कि नहीं है, 1 पॉइस जो कि नहीं है, 10 पॉइस एक है और एक है D1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सही संबंध जो होता है 1 पास्कल इंटू सेकेंड होता है, वो 10 पॉइस के बराबर होता है। ठीक है, ये रिलेशन भी है, ये सीधे सीधे पूछ दिया गया क्वेश्चन में। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि SI पद्धति तथा CGS पद्धति में संबंध बताइए, तो आप इसको ये बताएंगे 1 पास्कल इंटू सेकेंड बराबर 10 पॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है, आप लोग इसमें भ्रम हो सकता है आप लोगों को, तो ऐसा ना करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शुद्ध जल तथा कांच के मध्य स्पर्श कोण का मान होता है। देखिए ये बहुत फेमस है और अक्सर कंपटीशन और एग्जाम्स में ये आता रहता है। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध जल और कांच के बीच जो मध्य स्पर्श कोण बनता है वो बनता है 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, कुछ लोग 45 डिग्री लगा रहे होंगे, लेकिन 45 डिग्री आंसर तब का होता जब यहाँ पे सिर्फ जल कहा जाता, शुद्ध जल नहीं। ठीक है, शुद्ध जल अगर कहेगा तो आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री एंगल ही यहाँ पे बताना होगा, और अगर यहाँ पे सिर्फ जल कहता तो आप 45 डिग्री पे इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर सरल लोलक के आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि आवर्तकाल का रिलेशन क्या है। तो रिलेशन को जानते हैं, या फार्मूले से कहते हैं T=2π√L/g। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। ये एक संबंध है, यहाँ से इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा। आप देखिए कि पृथ्वी की सतह से ऊपर, हमें पता है पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाते हैं तो g का मान कम होता है। दूसरी बात, नीचे यानी पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तब भी g का मान कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, अगर g का मान कम होगा तो t का मान आप बता सकते हैं बढ़ेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती के रिलेशन में यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर g का मान बढ़ेगा तो t का मान घटेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा पृथ्वी के ऊपर और नीचे जाने दोनों ही कंडीशन पे g का मान घटता है, तो उस अवस्था में सरल लोलक का आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा, यानी t का मान बढ़ेगा। तो राइट ऑप्शन इज ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है और इसको याद करना चाहिए आपको। इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत ही सिंपल है, 24 आवर इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये सिंपल से और लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पृथ्वी तल के अत्यंत समीप की कक्षा में परिक्रमण कर रहे उपग्रह की कक्षीय चाल मुख्यतः निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो कोई सैटेलाइट है और पृथ्वी के वेरी क्लोज अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी मतलब जो कक्षीय चाल है जिसको हम लोग कहते हैं V0, और बहुत ही क्लोज अगर करता है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है √GRE। ठीक है,
ये फार्मूला है बहुत ही क्लोज, जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी के घूमता है या परिक्रमा करता है तब। तो वो कह रहा है कि जो कक्षीय चाल है मुख्यतः निर्भर नहीं करती है। अब यहाँ पे दो बातें आ रही हैं, एक जी और एक आर ई। जी से मतलब गुरुत्वीय त्वरण और आर ई से मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, एक फार्मूला अगर हम और लेना चाहें तो वो ये होता है v नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन स्मॉल आर। इस फार्मूले को भी हमें सामने रखना चाहिए। अब देखिए v का मान कैपिटल जी पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और पृथ्वी से जितनी दूरी पर वो कक्षा बनाकर घूम रहा है उस पर निर्भर करता है, यानी कक्षा की त्रिज्या पर। इन दोनों ही फार्मूले में हम देख रहे हैं कि उस सैटेलाइट का द्रव्यमान नहीं आ रहा। यहाँ पे द्रव्यमान है लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये ऑप्शन आपका सही है। पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे आर ई आता है। कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है, आप देख रहे हैं यहाँ स्मॉल आर आता है। पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एम ई। यानी तीन ऑप्शन पर ये निर्भर करता है। और हमसे पूछा जा रहा था किस पर निर्भर नहीं करती है, तो वो है सैटेलाइट के द्रव्यमान पर, यानी उपग्रह के द्रव्यमान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक 1 mm पारे का स्तंभ है जो बराबर होता है। देखिए ये एक और ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन, जो बेसिक सोल्यूशन हमारे सामने आता है, तो 1 mm का जो पारा होता है उसका जो चेंज दिया जाता है वो दिया जाता है 13.6 में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, क्योंकि 13 पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, आप न्यूमेरिक वैल्यू को देखेंगे 13.6 तो बहुत जल्दी उस पर राइट का टिक लगा देंगे, लेकिन नहीं, हमें यूनिट भी चेक करना होगा। 13.6 जो हमारा होता है ये होता है kg पर मीटर स्क्वायर पर होता है। ये ध्यान रखिएगा, 13.6 जो हमारा आता है ये आता है kg पर मीटर स्क्वायर पर। यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ये यूनिट का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो ये समझ लीजिए बी ऑप्शन तो नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन है 136 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी जितनी भी यूनिट यहाँ पे दी गई थी, 3 यूनिट दी गई थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक दिया गया था mm पारे में। तो आप देख रहे हैं बात चल रही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 mm का जो वैल्यू होता है 136, यानी राइट ऑप्शन आपका है ए। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है बच्चों को, और बहुत ही ज़्यादा अगर आते हुए भी इस क्वेश्चन को वो गलत कर सकते हैं। तो मोस्टली बच्चे ये लगाएंगे 13.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि गलत है। हाँ, अगर यहाँ पर kg पर मीटर स्क्वायर होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है 136 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तापमान बढ़ने पर गैसों की श्यानता डैश है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की श्यानता भी बढ़ती है। ये बहुत ही कॉमन और याद करने वाला क्वेश्चन है। अगर किसी भी आप गैस की श्यानता को बढ़ाते हैं तो उसकी तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी श्यानता बढ़ती है। लेकिन द्रवों के लिए चीज़ उल्टी होती है, रिवर्स में काम करती है। अगर कोई आपके सामने लिक्विड है, उस द्रव का अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता घटेगी, और अगर उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो श्यानता बढ़ती है। ठीक है, तो गैसों के लिए क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्यानता भी बढ़ेगी। तो राइट ऑप्शन आपके लिए क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत ही सिंपल है। स्टोक का नियम हम लोग जानते हैं। स्टोक का नियम होता है F = 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, जहाँ पे 6 पाई एक कांस्टेंट है, ईटा से अंतःगुणांक है, आर उस गोले की त्रिज्या है जो उस द्रव में डाला जा रहा है, और वी उस गोले की चाल। ठीक है, ये फेमस है। तो राइट ऑप्शन क्या है, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या क्या है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड्स, उन्होंने किसी भी द्रव का
प्रवाह कैसा है इसको पता लगाने के लिए कुछ संख्याओं को जन्म दिया था, जैसे या उसको एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली उसको ज्ञात किया था। अगर आपकी रेखाएं धारा रेखीय प्रवाह 0 से 200 के बीच में चलता है, रेनॉल्ड्स ने बताया था कि यदि किसी प्रवाह में रेनॉल्ड्स संख्या 0 से 2000 के बीच में आती है तो उसका प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखीय प्रवाह, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अब बाकी ऑप्शन को भी हम यहाँ समझ लेते हैं कि यदि किसी क्वेश्चन में रेनॉल्ड्स संख्या का आंसर 2000 से लेकर 3000 के बीच में आएगा तो उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए उसका आंसर धारा रेखीय प्रवाह तो नहीं होगा, फिर तो उसका आंसर होगा मिला जुला प्रवाह, यानी एक ऐसा प्रवाह जिसमें उथल पुथल होगा, शांत भी होगा, भंवर धाराएं भी होगी, दोनों कंडीशन उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर अगर किसी क्वेश्चन में आपको रेनॉल्ड्स संख्या का अंक जो मिलता है वो 3000 से अधिक मिलता है तो समझ लीजिए आंधी तूफान यानी बहुत ही विक्षुब्ध कंडीशन चल रही है, और शून्य मिलने का मतलब ये है शून्य का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका धारा रेखीय प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का अंक होना चाहिए 0 से 2000 के बीच में, तो यानी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है सततता का समीकरण सही नहीं है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं या इसको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। ये बहुत अच्छा सा रूल एक है। इसके अकॉर्डिंग हम इतना जानते हैं कि ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये बात बिल्कुल सही है और ये लॉ भी कहलाता है, तो ऑप्शन सी सही है। अगर इसी के अकॉर्डिंग हम लिखें तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन बी भी सही है। इसी लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो v प्रोपोर्शनल 1/A लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन ए भी ठीक है, यानी v यानी ऑप्शन आपका डी v इंटू डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सीधा सीधा गलत ऑप्शन है और यही आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी सही नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन जो आपको बताया जा रहा है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, देखिए स्टील प्रत्यास्थता के चैप्टर में या प्रत्यास्थता जब भी पढ़ेंगे तो स्टील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल इन इलास्टिसिटी, तो जब ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसका जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। आप जब भी कोई न्यूमेरिकल लगाएंगे प्रत्यास्थता से संबंधित और उसमें स्टील के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपका हमेशा प्रत्यास्थता गुणांक आंसर आएगा 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ये है आंसर डी। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, बाकी ये स्टील के नहीं है, किस और मेटल्स के दिए गए। विकृति यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की विमा पूछी जा रही है आपसे इस क्वेश्चन में, तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस की कोई भी विमा नहीं होती है। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं स्ट्रेस एक ऐसी राशि है जो विमाहीन राशि है। अब जब ये विमाहीन राशि है तो इसकी विमा क्या होगी, तो इसकी विमा यह है आपकी ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं m0 L0 T0, यानी ये एक विमाहीन राशि होगी और इसमें सबकी पावर 1 है तो विमा ही नहीं है। बस लिखने का तरीका ऐसा है कि जिससे आप इसको पढ़ने में विचलित या कंफ्यूज हो सकते हो, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप सीधे ऑप्शन लगाएंगे डी या जैसा भी कहा जाए आप इसको बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं यानी भ्रमित हो सकते हैं, तो इसको वो बच्चा भ्रमित नहीं होगा जिसने सारी कंडीशंस पढ़ी होंगी। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक ठोस गोला है जिसका जड़त्व आघूर्ण आपको स्पर्श रेखा के सापेक्ष बताना है। देखिए ठोस गोले को आप दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं, यानी उसको घुमा सकते हैं। ये सपोज कर लिए ठोस गोला है और ये इसका व्यास है। ठीक है, अगर आप इसको व्यास के सापेक्ष घुमाते हैं तो इसका जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 mr²। ये बहुत फेमस है और ये इसकी कहलाती स्पर्श रेखा। कहीं से भी खींचो स्पर्श होती हुई जाएगी। अगर आप इस स्पर्श रेखा के सापेक्ष घुमाते हैं तो आपको जड़त्व आघूर्ण मिलेगा 7/5 mr²। ठीक है,
तो ये आंसर सही है और ये आंसर आपके इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली 2/5 mr² रटा हुआ होता है जो सही है लेकिन ब्यास के सापेक्ष। लेकिन यहाँ किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है? स्पर्श रेखा यानी टेंजेंशियल लाइन की लाइन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर एट टेंजेंशियल लाइन। तो आपका आंसर है 7/5 mr²। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्क यानी चकती का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पूछा जा रहा है जो बहुत ही फेमस है, mr²/4। दिस इज राइट आंसर। आपको ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है सी, mr²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बार बार पूछा जाने वाला एक रिलेशन है। आप देखिए इसका राइट ऑप्शन है A=R∝। ये होता है रेखीय त्वरण और ये होता है कोणीय त्वरण और ये दोनों के बीच में संबंध है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक पिंड है जिसका जड़त्व आघूर्ण दिया गया है 6 kg/m², यानी हमें आई दिया गया है 6 kg/m²। इस पर 24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगाने पर, इसमें टाउ दिया गया है 24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगाने से कोणीय त्वरण यानी अल्फा कितना होगा? ये आपसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है हमारे सामने। तो ऑप्शन हमारे लिए हमारे दिए गए हैं 4 रेडियन/सेकंड², 2 रेडियन/सेकंड² या 2.33 रेडियन/सेकंड² या 10 रेडियन/सेकंड²। ठीक है, तो इसका हम लोग एक रिलेशन जानते हैं टाउ व आई में संबंध। तो हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, टारगेट हमारा क्या अल्फा, तो अल्फा को हम जब लिखेंगे अल्फा इक्वल टू टाउ अपॉन आई। टाउ कितना है हमारे लिए 24, अल्फा आई कितना है 6। इसको जब सॉल्व करते हैं 6 4 24 रेडियन/सेकंड²। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन ए। और आंसर क्या है? 4 रेडियन/सेकंड² इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि चंद्रमा का पलायन वेग है। देखिए ये रटने वाला क्वेश्चन है और याद करने वाला। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको अलग किसी वीडियो में बता देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो पलायन वेग से संबंधित है। ठीक, चंद्रमा का पलायन वेग देखिए 11.2 किलोमीटर/सेकंड, ये हमारी पृथ्वी का पलायन वेग है। 5.0 किलोमीटर/सेकंड², ये किसी दूसरे ग्रह का है और ये भी। तो जो चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो यहाँ पर है 2.38 किलोमीटर/सेकंड। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा और इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू हम आपको कभी निकलवा देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है अनंत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो 0 या इन्फिनिट 1 की तरफ जाएंगे, जो कि सही नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये पढ़ना होगा पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है अनंत। ये आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुक्स लॉ, प्रत्यास्थता से संबंधित एक हुक्स ने अपने कुछ नियम दिए थे जिसको हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ के रूप में, जिनको हम जानते हैं। ठीक है, वो नियम क्या थे? जैसे उसने ये कहा था कि जो प्रतिबल है वो विकृति के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे प्रतिबल और विकृति में एक रिलेशन दिया गया है डायरेक्ट, वो आपके सामने है प्रतिबल इंटू विकृति, जो कि सही ऑप्शन है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 10⁻⁻6 मीटर² परिच्छेद के तार की लंबाई में 0.1% वृद्धि होने पर उसमें 1000 न्यूटन का तनाव उत्पन्न होता है। तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? देखिए क्वेश्चन ट्रिकी है और इम्पॉर्टेंट भी है। हम जानते हैं y = क्या होता है? F/A अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हम लोग जानते हैं।
एफ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 1000 न्यूटन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। वृत्ति दी गई है हमें यहाँ पर लंबाई में वृद्धि होने पर, यानी हम इसको कह सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू 0.1%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 अपॉन 100। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए चल के, तो हम देखेंगे y इक्वल टू एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। एफ दिया गया है हमें 1000 इंटू कैपिटल एल दिया गया है हमें, एक रेशियो दिया गया, पहले ए लिख ले 10⁻⁻2 और एल अपॉन कैपिटल एल दिया गया हमें 0. इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 0.1। अब 0.1 है, अब इस पॉइंट को जब यहाँ से रिमूव करते हैं तो एक 0 ऊपर और आ जाता है, और इसको भी जब ऊपर ले जाते हैं तो ये भी प्लस हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 10⁻6 और इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 बना देगा। तो ओवरऑल हमारे पास कितना हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे 6 होगा, ये 6 है तो यहाँ पे 6 आएगा 6 और ये ऊपर जाएगा तो ये भी 6 हो जाएगा। तो 10 बेस इक्वल होते हैं तो पावर फिर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे y इक्वल टू आपको मिलेगा 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ट्रिकी था और सिंपल भी था, अगर इसको बहुत ध्यान से लगाया जाए तो कोई टफ नहीं है, वरना आप जरा से क्वेश्चन अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पृष्ठ तनाव के दो फार्मूले और भी फार्मूले हैं, T इक्वल टू एफ अपॉन एल, इससे बनता है न्यूटन पर मीटर बनता है, लेकिन ये ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया जो ये अल्पवितास्थ गुणांक का मात्रक है, यहाँ देखिएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर वो भी नहीं आ रहा। अब एक मात्रक होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय ऊर्जा का भी एक फार्मूला पृष्ठ तनाव से कनेक्ट करता है, यानी W अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, W यानी ऊर्जा है, तो ऊर्जा के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जूल, और ये एरिया है मीटर स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, जूल पर मीटर स्क्वायर, जो आपका यहाँ दिया गया बी इज द राइट आंसर। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फार्मूला इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो द्रव ठोस को भिगोते हैं उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। बहुत सिंपल सी बात, और ये ज़्यादातर पूछा जाता है। जो ठोस द्रव से भीग जाते हैं उनके लिए स्पर्श कोण होता है 90 से कम, और जो ठोस द्रव से नहीं भीगते हैं उनके लिए एंगल होता है 19 से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम पूछा जा रहा है कि जो द्रव ठोस को भिगो देते हैं उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श कोण कितना होता है। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल की यहाँ पे बात चल रही है, जिसे कहते हैं न्यून कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। एक केश नली है, एक केश नली जल चढ़ता है, सीधी सी बात है, जल चढ़ता ही है ऊपर की तरफ, अगर मरकरी होती तो वो नीचे उतरती है। तो जब केश नली में जल चढ़ता है और अगर उस जल को गर्म कर दिया जाए तो केश नली में द्रव का स्तर क्या होगा। क्या उस केश नली में द्रव नीचे उतर आएगा, या ऊपर चढ़ जाएगा, या और ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिकी बनाया गया है। तो आप देखेंगे अगर एक केश नली में जल चढ़ता है और जल को गर्म कर दिया जाए तो केश नली में द्रव का स्तर आप देखेंगे कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दाब, वायुमंडलीय दाब उस पर और बढ़ जाएगा और केश नली में द्रव नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी आंसर आपका बिल्कुल सही है, कम हो जाएगा। और ऊपर चढ़ जाए ये गलत है, अपरिवर्तित रहता है ये भी गलत है, डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि नत समतल पर लुढ़कने वाला पिंड ठोस गोला है तब उसका त्वरण, तो इसका एक कॉमन आंसर होता है, वो आंसर आपका है कि बी, ए इक्वल टू 5/7
जी साइन थीटा। इसके ऊपर हमने फिर एक न्यूमेरिकल बना देंगे आप लोगों के लिए कि क्यों एक ठोस गोले का त्वरण इतना ही आता है। फिलहाल यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यहाँ पे लिखेंगे 5.7 जी साइन थीटा, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केश नली विधि से द्रव का प्रस्तनाव होता है। देखिए, केश नली द्वारा हम एक द्रव का प्रस्तनाव ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला इसमें से दिया गया, जो ऑप्शन जो बिल्कुल सही है वो ऑप्शन है बी, यानी T इजकल टू आर एच रो जी ओल अपॉन 2 कॉस थीटा। देखिए, कन्फ्यूज़न यहाँ बहुत ही ज़रूरी हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे इस ए को लगा सकते हैं कि 2t cos थीटा अपॉन आर। अब देखिए, टी यहाँ पे पहले से ही आ रहा है और टी हमसे पूछा भी जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में तो टी है नहीं है, तो हम इसमें से किसी को चूज़ करेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक कंडीशन वैल्यू है, उस पर होता है, और ये कॉमन फार्मूला है प्रस्तनाव का। यही आपका क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप आपको प्रश्न और उसके सलूशन समझ में आए होंगे। आप अपनी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसी क्वेश्चन के में अगर कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर इतना, हमें इस पर एक वीडियो बना दीजिए, या जो भी आप अपनी बात कहना चाहते हैं कि हमें ये ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होगा, तो आप वो भी कमेंट करके कह सकते हैं एक सब लैंग्वेज में। तो आई होप आपको क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन समझ में आएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और थैंक यू।